हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, चैप्टर 6, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 12 से। जो इंटरनेशनल सोसाइटी होता है या कहना चाहिए अंतरराष्ट्रीय समाज जो है, ये मेनली कैसे बनता है? ये बनता है जितने भी नेशंस है पूरे दुनिया में, उनको मिलाकर जो है एक इंटरनेशनल समाज बनता है। आज के मॉडर्न टाइम्स में कोई भी नेशन ऐसा नहीं है जो इस इंटरनेशनल सोसाइटी से अलग रह सके। साइबर रिवॉल्यूशन या जो बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो पिछले 2 दशकों में बहुत तेजी से हुआ है, इसने क्या किया है, एक तरह से नेशनल बाउंड्रीज खत्म कर दी है और ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट को उभार दिया है। लगातार जो ग्लोबल ट्रेडिंग बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो नेशन के बीच में आपस में इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर जो निर्भरता है, वो काफी बढ़ गई है। हर नेशन का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। हर नेशन को क्रेविंग होती है कि उसकी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सेफ्टी और डेवलपमेंट बना रहे। तो ऐसे में हर नेशन की एक इच्छा होती है कि उसकी जो सिक्योरिटी है, भलाई है अपने सिटीजन्स की, वो होती रहे। और ऐसे में वो बढ़ाने की कोशिश करता है अपने सम्मान को, अपने आत्मगर्व, जो एक सेल्फ प्राइड होती है, अपनी जो एक इज्जत है, रेपुटेशन है नेशन की, उसे बढ़ाने की कोशिश करता है इंटरनेशनल सोसाइटी। अब नेशनल इंटरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सारे नेशंस जो हैं वो डेवलप करते हैं रिलेशंस और नेशंस के साथ दुनिया के, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों को हासिल किया जाए। अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए को सारे नेशन दुनिया के मेंटेन करते हैं, बनाते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरे नेशंस के साथ, ताकि जो स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम्स हैं, जिसे कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी, उन्हें जो है लागू किया जा सके। अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हर नेशन अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है पूरी करे, उसके लिए कोशिश करता है, इच्छा रखता है कि नए एवेन्यूज जो है फॉरेन पॉलिसी के, उनको हासिल करे। अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रभावित करने की कोशिश करता है जो पावर स्ट्रक्चर है वर्ल्ड नेशंस का, उसको, और प्रोसेस जो डिसीजन मेकिंग का है, उसको जो है वो प्रभावित करने की कोशिश करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करके इंटरनेशनल पॉलिसी में, पॉलिटिक्स में, ऑर्गेनाइजेशन। पर ये जो हद होती है एक एक्टिविज्म प्रभाव की, हर नेशन की, ये डिपेंड करती है या चेंजेबल होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर नेशन की कैपेसिटी और वहाँ के कैसे हालात हैं उसके। आज की डेट में एट प्रेजेंट इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स में पॉपुलेशन, टेरिटरी, नेचुरल रिसोर्सेज, साइंस डेवलपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मार्केट, ये इन्फ्लुएंसर फैक्टर्स माने जाते हैं जो कि डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के। सारे के सारे नेशंस जो हैं वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ताकि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बना सके, उसको लागू कर सके। कल्चरल वैल्यूज जैसे अहिंसा है, कोऑपरेशन है, पीस है, वेलफेयर है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये जो है इसने काफी प्रभावित किया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आप ये देख सकते हैं कि कल्चरल वैल्यूज को जो है हमारी जो मेनली फॉरेन पॉलिसी है वो इससे प्रभावित है। जो प्रिंसिपल्स है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के, वो एक्सप्रेस किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 51 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डायरेक्शंस देता है खास तौर से इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स के मैटर्स। इंडियन स्टेट जो है वो पूरी तरह से कमिटेड है कि वो एक्टिव रहेगा प्रमोशन के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी के, और मेंटेनेंस जस्ट और रिस्पेक्टेबल रिलेशंस के, जो नेशंस के ऑनर करेगा, रेस्पेक्ट करेगा इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को, और रिजॉल्व करेगा जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहला आता है नॉन अलाइनमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड हो गई। एक था ग्रुप यूएसए का और उसके फेलो नेशंस जो वेस्ट यूरोप के थे, और दूसरा ग्रुप था सोवियत यूनियन और जो नेशंस थे ईस्ट यूरोप के। तो बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया। दोनों ही सुपर पावर्स जो हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। एक डायरेक्ट वॉर दोनों सुपर पावर्स के बीच में वो तैयार खड़ी थी, और इससे बहुत बड़ी तबाही होने के चांसेस थे। नतीजा क्या हुआ, दोनों ही सुपर पावर्स ने डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो एक दूसरे के साथ अवॉइड किया। तब भी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा और पावर स्ट्रगल जो है उसको लेकर जो एक इन लोगों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट थी वो जारी रही यूएसए के बीच में और सोवियत यूनियन के 1947 से लेकर 1990, और जिसको बोलते हैं हम कोल्ड वॉर।
अमेरिका प्रमोट करना चाहता था, प्रचार करना चाहता था कैपिटलिज्म को और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को पूरी दुनिया के। वही सोवियत जो रशिया थी वो चाहती थी प्रमोट करना, प्रचार करना कम्युनिज्म को, और मॉडल जो कम्युनिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है वर्ल्ड के अंदर उसका। दोनों ही यूएसए और सोवियत यूनियन चाहते थे थर्ड वर्ल्ड नेशन जो हैं वो इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप को ज्वाइन करते। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पॉलिसी अपनाई नॉन अलाइनमेंट की बजाय किसी ग्रुप को ज्वाइन कर। ये जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, ये कोई न्यूट्रलिटी की पॉलिसी नहीं थी। नतीजा क्या हुआ, बहुत सारी और कंट्रीज ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया। बहुत सारे थिंकर्स का मानना था कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद नॉन अलाइनमेंट था वो आज भी चालू है, रेलेवेंट है। दूसरा है ऑपोजिशन टू इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म। इंडिया पूरी तरीके से इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म के खिलाफ था, साम्राज्यवाद और जो कोलोनियलिज्म जो ब्रिटिशर्स का था। इंडिया ने बहुत ही खराब रिजल्ट्स जो हैं झेले थे जब वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का शिकार हुई। इसीलिए उसने एक ऐसी नीति अपनाई जो कि वायलेंस, कोercion और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के दौरान इंडिया ने अपनी आवाज उठाई कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट। हम मानते हैं कि इंडिपेंडेंस जो है नेशन का वो हो, उसमें नेशंस को जो है एक गुलामी की जो जंजीरें हैं उनसे आजाद कर दिया जाए। इंडिया ने हमेशा एक्सप्रेस की सिंपैथी उन नेशंस के प्रति जो कि खास तौर से विक्टिम रहे इंपीरियलिज्म का, और साथ ही साथ मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया, नेशंस को असिस्ट किया कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को हासिल करें। रोल जो इंडिया ने प्ले किया इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडोनेशिया और बांग्लादेश का, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। फिर आता है ऑपोजिशन टू अपार्थाइड एंड रेशियल। इंडिया की पूरी तरह से फेथ है, वैल्यूज में है डेमोक्रेसी जो उसके अंदर इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस, जस्टिस, और इसी वजह से ये हमेशा अपार्थाइड का जो है विरोध करती है। इनजस्टिस जो है वो नहीं करी जा सकती ह्यूमन बींग्स के साथ। उनके पैरोकियल मैटर्स जैसे कास्ट, कलर, रेस, इसको लेकर जो है आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। जब ये साउथ अफ्रीका में रहे तो गांधी जी ने जो है एक फाइट अगेंस्ट पॉलिसी जो अपार्थाइड की थी और उसको चलाया और उसको सफलता भी हासिल करी। जो कलर डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव था वो रिमूव किया। अपार्थाइड बेसिकली था कि ब्लैक एंड व्हाइट का एक तरह से बिल्कुल सेपरेशन। इंडिया ने अपोज किया जो वायलेशन हो रहा था ह्यूमन राइट्स का, जो कि वहां पे साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट कर रही थी। इसने अपनी आवाज उठाई इंटरनेशनल लेवल पे ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है उसको अपनाया जा सके। फ्रेंडली रिलेशन जो कंट्रीज थी वर्ल्ड की उनके साथ इंडिया ने कोशिश करी कि वो फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करे सारे नेशंस के साथ वर्ल्ड के, बिना किसी के एक प्रभावित हुए किसी एक पावर ग्रुप जो है उनके साथ। कोल्ड वॉर के दौरान बहुत कोशिशें करी गई कि फ्रेंडली रिलेशन बनाए जाएं सारे नेशंस के साथ, जबकि ये लोग जो है पावर ग्रुप से दूर रहे, और साथ ही साथ कोशिश करी गई कि इनकी जो है सहायता हासिल करी जा सके डेवलपमेंट में। उसके लिए अनकंडीशनल रिलेशन हो अमेरिका और सोवियत यूनियन। तब एक तरह से वो चाहते थे कि हम दूर भी रहें और अपने डेवलपमेंट के लिए बिना किसी कंडीशन के रिलेशंस भी बनाए जाए अमेरिका और सोवियत यूनियन के। हमने कोशिश करी कि कोऑपरेशन एस्टैब्लिश किया जाए पीस और प्रॉस्पेरिटी में। उसके लिए क्लोज रिलेशंस जो है क्रिएट किए गए सारे नेशंस के साथ दुनिया के, और काफी हद तक सफल भी हुए। शुरुआत से ही इंडिया की एक खास अटेंशन या अफेक्शन रहा एशियन कंट्रीज के प्रति। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी नेबरिंग कंट्रीज के बाउंड्रीज को लेकर, कुछ और मैटर्स को लेकर हमारे रिलेशन अभी तक भी पॉजिटिव हैं। इंडिया ने शुरुआत करी थी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की, उसके लिए एस्टैब्लिश किया म्यूचुअल कोऑपरेशन साउथ एशियन नेशंस के साथ। फ्रेंडली रिलेशंस होने के साथ नेशनल के साथ पूरी दुनिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का जो है वो बढ़ चला। उसकी स्पीड तरह से इंटरेस्ट जो डिफेंस का है और सिक्योरिटी का है वो भी हासिल किया जाए। सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ को इंडिया ने जो है बहुत सारे डेंजरस रिजल्ट जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के थे उनको देखा, और इसी वजह से इंडिया का पूरी तरह से कोशिश थी पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए दुनिया में, और इसीलिए वो फाउंडर मेंबर बना और पूरी तरह सपोर्टर रहा जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ यूएनओ का। इंडिया ने अपना इंटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड किया ताकि कदम उठाए जा सके जो यूएनओ के द्वारा उठाए गए पीस मेंटेन करने के लिए दुनिया के अंदर, और उसने एक्टिव इंटरेस्ट दिखाया कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व किया। हमेशा इसने इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करी, सपोर्ट प्रोवाइड किया उनको लागू करने में। स्ट्रांगली क्लेम किया कि हमें परमानेंट मेंबरशिप दो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएन के। अपना फुल सपोर्ट दिया, कोऑपरेशन दिया अपनी कोशिशों में।
जो कि यूएन के द्वारा करी जा रही थी, चाहे इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट से संबंधित। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन वर्ल्ड। इंडिया का मानना था कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है के बीच में डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से। तो इंडिया ने जो है फ्रीडम हासिल करा जब उसने स्ट्रगल करा इंडिपेंडेंस का नॉन वायलेंस तरीके। ये जो इन्फ्लुएंस था प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ और नॉन वायलेंस का गांधी जी के द्वारा, ये भी देखने को मिलता है हमें फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के। क्लियरली बिलीव मान करता है कि जो डिस्प्यूट्स है स्टेट के बीच में उसको म्यूचुअल नेगोशिएशन से सॉल्व किया जा सकता है बिना वॉर को किए हुए, या वॉर तक पहुंचने से पहले ही आपस में बातचीत करके उसको सॉल्व कर। बहुत ही ज्यादा जरूरी है डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए पूरी दुनिया में शांति रहे, इसलिए जरूरी है कि हम जितना हो सके वॉर से दूर रहें ताकि परमानेंट वर्ल्ड पीस स्टैब्लिश हो सके। इंडिया ने कोशिश करी जो इशू है कश्मीर का उसको सॉल्व किया जाए यूएनओ के थ्रू, बायलैटरल नेगोशिएशन के थ्रू, बिना वॉर तक पहुंचे। साथ ही साथ इसने जो रिस्ट्रिक्शन से रिलेशन में जो भी बॉर्डर पे पाकिस्तान के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, लगातार ये वारदातें होती रहती हैं, उसके लिए भी जो है एक तरह से उसने कहीं अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया। प्रिंसिपल्स पंचशील के जो आइडियल्स हैं पंचशील के का जो प्रभाव है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलता है। इंडिया ने कभी भी जोर नहीं दिया वॉर पे, हमेशा दिया पीस पे। तो जो आइडियल्स हैं इंडियन नेशनल रिलेशंस के तो प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। 5 प्रिंसिपल्स हैं। रिस्पेक्ट ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस की इंटरनल मैटर्स जो स्टेट के उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, इक्वालिटी होनी चाहिए म्यूचुअल बेनिफिट्स को लेकर, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी। ये जो प्रिंसिपल्स थे पंचशील के तो फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया गया था 1954 में। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नेहरू थे, प्रेसिडेंट चाइना चौ नी लाई। 1955 में जो कॉन्फ्रेंस थी एशियन और अफ्रीकन नेशंस की वो हुई थी बैंडंग इंडोनेशिया में। उस टाइम पे 29 नेशंस कॉन्फ्रेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील को एक्सेप्ट। 1955 में बैंडंग जो इंडोनेशिया के थे वहीं पर कॉन्फ्रेंस हुई एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की, जिसे बोलते हैं बैंडंग कॉन्फ्रेंस। ये जो प्रिंसिपल्स थे पंचशील के ये अडॉप्ट किए गए बैंडंग कॉन्फ्रेंस के। फर्मनेस ऑफ मीन्स कॉन्शियसनेस। गांधी जी बहुत ज्यादा फर्म थे मीन्स को लेकर कॉन्शियसनेस। तो क्या कहते हैं एक होता है ना कि आप जो भी करें वो उस चीज में बिल्कुल दृढ़ रहे, सही तरीके से करें। गांधीयों के जो विचार थे वो हमें फॉरेन पॉलिसी में अपनी देखने को मिलते हैं। इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करना चाहती थी फॉरेन पॉलिसी के किसी भी गलत तरीके से, बल्कि वो ये चाहती थी कि ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाए पर एक लोकतांत्रिक तरीके से। इंडिया को ये भी इच्छा नहीं है कि वो अपना ही डेवलपमेंट करे, सिक्योरिटी या इंटरनेट पॉलिटिक्स को किसी तरह से वो हासिल करे अनडेमोक्रेटिक रास्ते के। इंडिया मानती है कि एक अप्रोप्रिएट गोल जो है हासिल किया जा सकता है पर बिल्कुल सही तरीके से। मतलब आप जो भी काम करें वो सही तरीके से करें, ना कि गलत तरीके से।